14 फरवरी 2019। समय दोपहर लगभग 3:15। स्थान जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। सर्द हवाओं के बीच श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये एक सामान्य दिन जैसा ही दिख रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसी हलचल जन्म ले चुकी थी जिसका असर पूरे देश की आत्मा तक महसूस किया जाने वाला था। कुछ ही क्षणों में एक तेज धमाका हुआ, इतना भयानक कि आसपास की जमीन तक कांप उठी, और देखते ही देखते धुएं और मलबे के बीच दर्जनों जिंदगियां हमेशा के लिए थम गईं। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा घाव था जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और राजनैतिक निर्णयों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के तुरंत बाद देश भर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर ओर एक ही सवाल गूंज रहा था कि इतनी बड़ी साजिश आखिर कैसे सफल हो गई। जांच एजेंसियों ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और जल्द ही हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन के कंधों पर डाल दी गई, जिसने पहले भी कई बार भारत को निशाना बनाया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत एक ऐसा जाल सामने आने लगा जो केवल सीमाओं के पार की साजिश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके भीतर कुछ ऐसे संकेत छिपे थे जो अंदरूनी कमजोरियों और संभावित चूकों की ओर भी इशारा कर रहे थे। हमले के कुछ समय बाद खुफिया रिपोर्ट्स में ये संकेत मिलने लगे कि इस प्रकार के हमले की आशंका पहले से जताई जा चुकी थी। चेतावनियां मौजूद थीं, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि क्या इन चेतावनियों को सही तरीके से समझा गया, या फिर किसी स्तर पर जानकारी के प्रवाह में ऐसी दरारें थीं जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया। कुछ दस्तावेजों और रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या कहीं कोई लीक एंगल भी मौजूद था जिसने हमलावरों को इतनी सटीक जानकारी और समय का चयन करने में मदद की। दिल्ली के सत्ता गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल लगातार स्थिति का आकलन कर रहे थे। हर संभावित कड़ी को जोड़ा जा रहा था, हर सूचना की बारीकी से जांच हो रही थी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक अदृश्य दबाव भी महसूस किया जा रहा था। सच को खोजने का दबाव और उस सच को सामने लाने का जो शायद बेहद असहज हो सकता था। इस बीच हमले को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान सामने आई और उसके अतीत को खंगालने पर एक ऐसी कहानी उभर कर आई जिसमें कट्टरता, ब्रेन वॉश और सुनियोजित प्रशिक्षण की झलक साफ दिखाई देती थी। लेकिन सवाल केवल इतना नहीं था कि वो कैसे इस रास्ते पर चला, बल्कि ये भी था कि उसे इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए जरूरी संसाधन, जानकारी और समय कैसे मिला। क्या ये केवल बाहरी मदद का नतीजा था, या फिर कहीं ना कहीं अंदरूनी सूचनाओं का भी इस्तेमाल किया गया था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीडिया और विश्लेषकों के बीच ये बहस और गहराती गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से इनपुट थे जिनमें संभावित आत्मघाती हमले की चेतावनी दी गई थी। लेकिन उन इनपुट्स को किस स्तर तक साझा किया गया और क्या वे जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचे, ये एक ऐसा प्रश्न बन गया जिसका स्पष्ट उत्तर कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। इसी अनिश्चितता ने लीक एंगल की संभावना को और भी मजबूत कर दिया, जैसे किसी अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी जो पूरी सच्चाई तो नहीं दिखाती, लेकिन ये जरूर बताती है कि कुछ छिपा हुआ है। सीमा के पार से आने वाले संकेत भी उतने ही जटिल थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी शुरू हो चुकी थी और इमरान खान की ओर से सफाई और इनकार के बीच एक अलग ही कूटनीतिक खेल चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल वहीं का वहीं था। क्या इस हमले की साजिश केवल सीमा पार रची गई थी, या फिर इसमें कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी का इस्तेमाल हुआ था जो केवल अंदर से ही मिल सकती थी? समय के साथ ये घटना एक प्रतीक बन गई, केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नहीं, बल्कि उस जटिल नेटवर्क का भी जिसमें सूचना, रणनीति और चूक एक साथ मिलकर ऐसी त्रासदियों को जन्म देते हैं। पुलवामा का नाम अब केवल एक जगह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सवाल बन गया है जो आज भी हर उस व्यक्ति के मन में गूंजता है जो इस घटना की सच्चाई को समझना चाहता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे की पूरी सच्चाई कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आती, बल्कि वो हमेशा कुछ अधूरी कड़ियों, अनुत्तरित सवालों और अनदेखे सायों में ही छिपी रह जाती है। दिनांक 15 फरवरी 2019, समय प्रातः 8 बजे, स्थान नई दिल्ली। राजधानी की सर्द सुबह के बीच सत्ता के गलियारों में असामान्य गतिविधि तेज हो चुकी थी। पिछली शाम हुए विस्फोट की गूंज अब केवल शोक तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक रणनीतिक संकट में बदल चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियों के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और हर एक अधिकारी के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, इस हमले की हर परत को उजागर करना। लेकिन जितनी गहराई से जांच आगे बढ़ रही थी, उतना ही ये एहसास मजबूत हो रहा था कि ये हमला केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया का परिणाम था, जिसकी तैयारी कई हफ्तों, शायद महीनों पहले से की जा चुकी थी।
घटनास्थल से एकत्र किए गए साक्ष्यों ने जांच को एक निश्चित दिशा दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे संकेत भी सामने आए जो सामान्य पैटर्न से अलग थे। विस्फोटक की मात्रा, काफिले की सटीक स्थिति और समय का चुनाव, इन सभी में एक अजीब सी सटीकता दिखाई दे रही थी। ये सटीकता केवल बाहरी निगरानी से संभव नहीं लग रही थी, मानो किसी ने भीतर से उन सूचनाओं तक पहुंच बनाई हो जो आमतौर पर अत्यंत सीमित दायरे में ही साझा की जाती हैं। यही वो बिंदु था जहां लीक एंगल की आशंका ने जांचकर्ताओं के मन में पहली बार गंभीर रूप से आकार लेना शुरू किया। जैसे जैसे खुफिया एजेंसियां कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल गतिविधियों और स्थानीय संपर्कों की पड़ताल कर रही थीं, एक जटिल नेटवर्क उभरकर सामने आने लगा। ये नेटवर्क केवल सीमाओं के पार से संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें स्थानीय स्तर पर सक्रिय कुछ ऐसे तत्व भी शामिल थे जो अनजाने में या जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा बन गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इन स्थानीय कड़ियों को वो संवेदनशील जानकारी भी उपलब्ध कराई गई थी जिसने इस हमले को इतना घातक बना दिया। इस दौरान कई पुरानी खुफिया रिपोर्ट्स को दोबारा खंगाला गया। उनमें से कुछ में आत्मघाती हमले की आशंका का स्पष्ट उल्लेख था और कुछ में विशेष रूप से सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन इन चेतावनियों का प्रभावी उपयोग क्यों नहीं हो पाया, ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये केवल संचार की कमी थी या फिर कहीं कोई ऐसी चूक हुई थी जो सामान्य नहीं कही जा सकती। दिल्ली में बैठकों का दायरा अब और भी व्यापक हो चुका था। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल के नेतृत्व में हर संभावित पहलू पर विचार किया जा रहा था। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर तथ्य की पुष्टि हो। इस पूरे माहौल में एक अदृश्य तनाव व्याप्त था, ऐसा तनाव जो केवल बाहरी खतरे का नहीं बल्कि अंदरूनी सच्चाइयों के सामने आने का भी था। सीमा के उस पार घटनाओं की प्रतिक्रिया अलग ही दिशा में बढ़ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक बयानबाजी के बीच इमरान खान की सरकार लगातार अपने रुख को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच ये स्पष्ट था कि इस हमले ने केवल दो देशों के संबंधों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित किया था। हर बयान, हर प्रतिक्रिया इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि सच्चाई केवल एक परत में नहीं छिपी है। जांच के दौरान कुछ ऐसे तकनीकी पहलू भी सामने आए जिन्होंने इस लीक एंगल को और जटिल बना दिया। काफिले की आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं, मार्ग में बदलाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल, इन सभी का विश्लेषण ये दर्शा रहा था कि हमलावरों को किसी न किसी रूप में अग्रिम जानकारी प्राप्त थी। ये जानकारी कितनी सटीक थी और किस माध्यम से पहुंची, ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था, लेकिन इसकी मौजूदगी से इनकार करना भी संभव नहीं था। समय के साथ ये घटना केवल एक आतंकी हमले की जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसे केस स्टडी में बदल गई जिसमें सुरक्षा, खुफिया समन्वय और सूचना प्रबंधन की जटिलताएं साफ दिखाई देती हैं। पुलवामा अब केवल एक तारीख या स्थान नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो हर उस कमजोरी की याद दिलाता है जिसे नज़रअंदाज करना भविष्य में और भी बड़ी त्रासदियों को जन्म दे सकता है। और जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुलती गईं, ये एहसास और भी गहरा होता गया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आते। वे केवल संकेत छोड़ जाते हैं, संदेह पैदा करते हैं और इतिहास के पन्नों में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।